नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, इस स्लाइड में अपने अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और अपने शरीर को, बॉडी को 8 भागों में डिवाइड किया गया। उसमें से आपने 7 पार्ट अध्ययन कर लिए हैं। आज अपने 8वें की चर्चा करेंगे और 7 की बात जहां करें तो अपने पहले आपने कंकाल तंत्र पढ़ा, फिर रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा, फिर पाचन तंत्र पढ़ा, फिर तंत्रिका तंत्र पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा और आपने पाचन तंत्र पढ़ा। आज अपने क्या करेंगे, 8वां तंत्र यानी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी बॉडी स्ट्रक्चर का लास्ट वाला पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, बोले तो अंतःस्रावी तंत्र। प्यार से देखना पड़ेगा, बड़े मीठे मीठे अंदाज में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना बेहद जरूरी है। ध्यान करना पड़ेगा क्या, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र बोले तो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें सामान्यतः आप लोगों को मालूम चल गया होगा अपने किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसको माना जाता है, तो बच्चों थॉमस एडिसन को। इंपॉर्टेंट बात है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी में ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, ग्रंथियों का। ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। और ग्रंथियां होती क्या है बच्चों, कि ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाने वाली, ग्रंथियां हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी गांठें होती हैं। यानी ग्रंथियां हमारे शरीर में, ग्रंथियां हमारे शरीर में पाए जाने वाली, हमारे शरीर में पाए जाने वाली, में पाए जाने वाली, जानने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ, विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ। विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ क्या होता है, या तो एंजाइम होता है या हार्मोन्स होते हैं। या तो क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम या हार्मोन होते हैं। ये दोनों प्रकार के केमिकलों का श्रवण कौन करती है बच्चों, तो ग्रंथियां करती हैं। तो ग्रंथियां हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ या तो हार्मोन का श्रवण करती हैं या एंजाइम का श्रवण करती हैं। अब देखो बच्चों कि आपने सुन रखा है कि पैरोटिड ग्रंथि, आपने सुन रखा है लार ग्रंथि, आपने सुन रखा है अश्रु ग्रंथि, आपने सुन रखा है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एडनी ग्रंथि। ये ग्रंथियों के नाम बोल रहा हूं मैं। और ये ग्रंथियां विशेष प्रकार का केमिकल छोड़ती हैं। वो केमिकल या तो एंजाइम हो सकता है या फिर वो हार्मोन हो सकते हैं। और दोनों ही क्या करते हैं, शरीर की सामान्य उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये शरीर की सामान्य उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक्स जो रिएक्शंस होती हैं, उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करते हैं बच्चों, तो जवाब रहेगा रासायनिक पदार्थ। उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे पाचन है, जैसे बीपी है, जैसे धड़कन है, जैसे श्वसन है। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ करते हैं। ठीक है। अब ये एंजाइम और हार्मोन आपको मालूम है पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, हमारे क्या बीपी को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं, क्योंकि एंजाइमों के बारे में सुन रखा है आपने।
कि पेप्सिन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, ये पाचन क्रिया को ठीक करते हैं। और हार्मोन भी इस प्रकार का सही काम करते हैं, परंतु हार्मोन और एंजाइम में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, वह अंतर मैं आपको बताऊंगा। और इन रासायनिक पदार्थ हार्मोन व एंजाइम का श्रावण कौन करती हैं? तो ग्रंथियां करती हैं। अब ध्यान करो बच्चों, क्या कि पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन, पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन, खोजा गया प्रथम हार्मोन, तो जवाब रहेगा ऑक्सिन। बताऊंगा इसके बारे में। पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा था बच्चों? तो ऑक्सिन। और जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन, जंतुओं में खोजा गया, जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन, तो जवाब रहेगा सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। बात रही है हार्मोन और एंजाइम की, तो एंजाइम शब्द है ना, वह विलियम कुहने ने दिया। एंजाइम शब्द किसने दिया बच्चों? एंजाइम शब्द किसने दिया? तो विलियम कुहने ने। क्या नाम बोल रहा हूं मैं? विलियम कुहने। जबकि हार्मोन शब्द है ना, वो किसने दिया था? स्टर्लिंग ने। हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टर्लिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आज की सेकंड नंबर की मजबूत लाइन ये है। यानी कहने का मतलब ये है कि हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टार्लिंग ने। जबकि एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो विलियम कुहने ने। मैं कह रहा हूं कि पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन। अब देखो बच्चों, पादपों के हार्मोन अलग होते हैं। मैं आपको जब पादप हार्मोनों की चर्चा करूंगा तो अच्छे से बोलूंगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, इस प्रकार के नाम सुन रखे हैं। आपने ये भी सुन रखा होगा कि पादपों के अंदर गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन। क्योंकि फगलों का पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। अब आपको मालूम है कि रात के अंदर ट्रक आते हैं केले के भर भर के, गोदाम में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। रात के समय उस गोदाम के अंदर क्या होता है? एथिलीन का छिड़काव किया जाता है, और सारे के सारे केले के यानी सुबह को पक जाते हैं और रेडियो पर बिकने के लिए आ जाते हैं। किसका छिड़काव किया? एथिलीन का। अपने घर में क्या है, गांव के अंदर जब फसल बोते हैं तो क्या है कि कई बार वहां पर अरे वो पौधे बढ़ते नहीं है, से वो चना हो, से ग्वार हो, से मूंग हो, तो उसमें अपने क्या करते हैं? ऑक्सिन व जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं, ताकि अच्छी फल भी आवे, यानी उसके अच्छे फल लगे और उस पौधे की वृद्धि भी हो। तो ऑक्सिन तो क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा, जिब्रेलिन उसके फल लगाने का काम करता है। और आप लोगों ने जो जहर वाली शीशी होती है ना, उसके ऊपर देखना, या ऑक्सिन व जिब्रेलिन नाम लिखने को मिलेंगे। जिब्रेलिन तो क्या करता है? फल लेके आने का काम करता है, यानी आम भाषा में अपना काम फल लेके आवे है। और ऑक्सिन क्या करता है? उस पौधे को बढ़ाने का काम करता है। ध्यान करना कि ऑक्सिन पौधों के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है। वो किसी किसी पौधे का कमजोर हो जाता है तो वो पौधा बढ़ नहीं पाता, वो होता है ऑक्सिन। तो पादपों के अंदर खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन। और पादपों के अंदर खोजा गया, सॉरी, जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन। ठीक है ना, सिक्रेटिन। और ये कहां होता है? ग्रहणी से निकलता है। ये ग्रहणी क्या है? आपको मैंने बताया था, ड्यूडेनम। पाचन तंत्र के अंदर आपने हार्नाल का अध्ययन किया था, तो ग्रहणी यू आकृति की स्ट्रक्चर होती है, वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है क्या नाम है? सिक्रेटिन। और पादपों के अंदर शीर्ष भागों से बनने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। और हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टार्लिंग ने। जबकि एंजाइम शब्द किसने दिया था? विलियम कुहने ने दिया था। अच्छा, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? तो थॉमस एडिसन को। और एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं? कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी गांठें होती हैं। जब विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ
या तो हार्मोन का स्रावन करती हैं या एंजाइम का स्रावन करती हैं। और ये दोनों हार्मोन और एंजाइम क्या करते हैं, हमारे शरीर की सामान्य उपापचयी क्रियाएं। और उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, पाचन है, बीपी है, धड़कन है, श्वसन आदि को कंट्रोल करते हैं। अब मैं यूं कह रहा हूं कि ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं, या तो हार्मोन छोड़ेंगी और या एंजाइम छोड़ देगी। इन हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या है, वर्बली बोल के ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान कीजिएगा बच्चों, हार्मोन और एंजाइम में अंतर है कि एंजाइम हमेशा बने रहते हैं, जबकि हार्मोन एक बार काम आने के बाद में इनका निर्माण नए सिरे से होगा। ठीक है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात सुनो कि हार्मोन एक बार काम आने के बाद में नए सिरे से निर्माण होगा, जबकि एंजाइम हमेशा बने रहते हैं। एंजाइम जहां बनते हैं वहीं पर काम करते हैं, जबकि हार्मोन जहां बनते हैं वहां से दूर जाके काम करते हैं। दो अंतर बताए मैंने मुख्य, आपके सुनना पड़ेगा। क्या कि जैसे आपने सुन रखा था, मैं कह रहा हूं कि एंजाइम हमेशा ही बने रहते हैं। लार के अंदर लाइसो एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन व एमाइलेज क्या करते हैं कि प्रोटीन का पाचन करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाते हैं। आपने सुन के रखा है कि हमारी लार में पाए जाने वाला टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, यानी मीठी चीजों का पाचन। और मैं कह रहा हूं एंजाइम हमेशा बने रहते हैं। आपने मान के चलो थोड़ी देर पहले गुड़ खाया तो लार तो मिलेगी, लार मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट है गुड़, तो उसका पाचन होगा। 20 मिनट बाद में आपने चॉकलेट खाई तो मीठी वो भी है, लार तो उसमें भी मिलेगी, तो पाचन उसका भी होगा। आधे घंटे बाद में आपने क्या खाया, गुड़ खा लिया या हलवा खा लिया, रसगुल्ला खा लिए, तो भी उसमें लार मिलेगी। लार मिलेगी तो उसमें कौन सा एंजाइम है, टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम है, तो पाचन तो उसका भी करेंगे। यानी एंजाइम हमेशा बने रहते हैं, परंतु हार्मोन एक बार काम आ गए तो उनके नए सिरे से निर्माण होगा। जैसे आपने पीछे वाले तंत्र में प्रजनन तंत्र पढ़ा था, तो प्रजनन तंत्र के अंदर आपने पार्श्व क्रिया पढ़ी थी, और पार्श्व क्रिया को नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन थे, एक का नाम था रिलैक्सिन और दूसरे का नाम क्या था, ऑक्सीटोसिन। और वो दोनों क्या करवा रहे थे, डिलीवरी करवा रहे थे। अब आपको मालूम है कि एक बार जब डिलीवरी होगी तो रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही छूटेंगे, परंतु कहने का मतलब एक बार बच्चा जन्म गया तो उनका निर्माण फिर नए सिरे से होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हार्मोन का निर्माण नए सिरे से होता है, एक बार काम आ जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं पर नए सिरे से बनते हैं। यानी एक टावर जाम दियो नहीं तो जाम ही दियो बैंक बाद में हार्मोनों का निर्माण 3-4 साल बाद में या 2-3 साल बाद में फेर हो बेगो। तो है कौन एक जाम दियो हाथों आती क्या बोले एक और जाम, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हार्मोन एक बार काम आने के बाद में खत्म हो जाते हैं, फिर इनसे नए सिरे से निर्माण होता है। आपा के का दूध काट के ले गया वहां भैंस को, तो जाहिर सी बात है कि वहां कौन से हार्मोन बनेंगे, प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन, और वो दोनों क्या करेंगे, एक तो दूध का निर्माण कराएगा, एक दूध को बाहर करवा देगा। अरे आपा के कहो कह दोनों दूध काट लिया, अब बांगो निर्माण शाम का दोबारा होगो भैंस के अंदर, कोनी के बाल्टी भर लिया, रातों आती जाके दोबारा मंड गया बोले एक बाल्टी और भर, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्मोन एक बार काम आ जाते हैं ना तो फिर उनका नए सिरे से निर्माण होता है, जबकि एंजाइम क्या होते हैं कि हमेशा ही बने रहते हैं। ठीक है, और ये विघटित हो जाते हैं हार्मोन, एक ऐसा मात्र हार्मोन है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हार्मोनों का आप है, क्योंकि ये विघटित हो जाते हैं। एक मात्र ऐसा हार्मोन है जिसका हमारे शरीर में यानी प्राणियों के शरीर में संग्रह होता है, और उसका नाम क्या है बच्चों, थायरोक्सिन। प्राणियों के शरीर में संग्रह होता है, एक मात्र ऐसा हार्मोन होता है, और उसका नाम क्या है, थायरोक्सिन, जिसका शरीर में संग्रह होता है। यानी संग्रह होता है कौन सा बच्चों, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एकमात्र हार्मोन है जिसका शरीर के अंदर क्या होते हैं, इकट्ठे हो सकता है। कौन सा है वो, थायरोक्सिन। ये लो जी, ठीक है। बाकी के हार्मोन सारे के सारे विघटित हो जाते हैं, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो एक अंतर तो समझ में आया आपको कि हार्मोन होते हैं उनका निर्माण नए सिरे से होता है, एक बार काम आने के बाद में विघटित हो जाते हैं, जबकि एंजाइम हमेशा बने रहते हैं। दूसरा अंतर को जानिएगा कि मैं कह रहा हूं एंजाइम जहां बनते हैं वहीं पर काम करते हैं, जबकि हार्मोन जहां बनते हैं वहां से दूर जाके काम करेंगे।
जैसे आपको मालूम है कि लार में टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, पेट में पेप्सिन रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीनों का पाचन करते हैं, टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम लार में पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो लार के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो मुख के अंदर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि लार वाले एंजाइम पेट में या आंत में जाके काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। पेट व आंत के एंजाइम तो अलग ही होते हैं, वो तो वहां जाकर के अपना अलग काम करेंगे, यानी जहां एंजाइम बनते हैं वहीं पर काम करते हैं। जबकि एंजाइम हार्मोन्स जो होते हैं वहां जहां बनते हैं वहां से दूर जाके काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, यह बात मैं बता चुका हूं, हालांकि और क्लियर करूंगा मैं जब आपको पीयूष ग्रंथि बताऊंगा। तो यहां होती है पीयूष ग्रंथि, वहां पर एक हार्मोन बनता है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। और यह हार्मोन प्रसव क्रिया हुई थी, डिलीवरी हुई थी, तो यह नीचे आया था, नीचे आकर के निपल्स की नलियों को खोला था, यानी कर्ण दूध का सिक्रेशन करवाया, फिर नीचे गया था और नीचे जाकर के क्या किया था? गर्भाशय को चौड़ा किया, योनि द्वार को चौड़ा किया, भग या बलवा भाग को चौड़ा किया और बच्चे पैदा करवाने की भूमिका निभाई। बना का यहां, काम का वहां। तो कहने का मतलब क्या होते हैं? हार्मोन जहां बनते हैं वहां से दूर जाके काम करते हैं, जबकि एंजाइम जहां बनते हैं वहीं पर ही काम करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या बताई कि हार्मोन्स होते हैं ना, वह उनका एक बार काम आ जाए तो उनका निर्माण फिर नए सिरे से होगा। जबकि बात करें कि एंजाइम हमेशा बने रहते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो किसी विशेष ग्रंथि से निकलते हैं और दूसरी ग्रंथि के लिए काम करते हैं, यानी किसी दूसरी ग्रंथि से निकलेंगे और किसी और ग्रंथि के लिए काम करेंगे। इनकी मैं चर्चा करूंगा। उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोकॉइड कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? उनको ऑटोकॉइड कहा जाता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो निकलेंगे कहीं और से, काम किसी और ग्रंथि के लिए करेंगे। इस प्रकार के हार्मोन्स को ऑटोकॉइड कहा जाता है। यानी यहां से मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहां पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलेगा, वो थायराइड ग्रंथि यानी इस ग्रंथि के लिए काम करेगा, निकलेगा पीयूष से काम करेगा इसके लिए। और इस प्रकार के हार्मोनों को क्या बोलते हैं? ऑटोकॉइड कहते हैं। यानी कहने कुछ हार्मोन निकलते कहीं और से हैं, काम कहीं और के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोकॉइड्स। यानी खावे कसम गो गीत गावे भी रहेगा, इस प्रकार के हार्मोन भी होते हैं। ठीक है ना? तो उनकी चर्चा मैं करूंगा। अब बात करनी है अपने को क्या कि भी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। प्यार से सुनना पड़ेगा प्रिय छात्रों। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथि। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। ग्रंथियां कितने प्रकार की बता दी मैंने? 3 प्रकार की। बहिस्रावी, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी मिक्सो कह दो से मिक्सो कह दो, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। अब सुनना बच्चों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा मैं आपको। ये बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। यह नलिका विहीन होती है। और यह नलिका युक्त भी हो सकती है, नलिका विहीन भी हो सकती है, क्योंकि मिश्रित प्रकार की है। यह किसका श्रवण करती है? एंजाइम का। यह किसका श्रवण करेगी? हार्मोन्स का। और ये तो दोनों ही काम कर सकती हैं, हार्मोन भी स्रावित कर सकती हैं और एंजाइम भी। बात करें उदाहरणों की, किसके उदाहरण? बहिस्रावी के। जैसे लार ग्रंथि,
जैसे पसीना ग्रंथि, जैसे अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, ये किसके उदाहरण बता दिए मैंने? बहिस्रावी ग्रंथियों के। बात है अपने अंतःस्रावी ग्रंथि की, जैसे पीयूष ग्रंथि, जैसे थायराइड ग्रंथि, जैसे पैराथायराइड ग्रंथि, जैसे पीनियल ग्रंथि, जैसे थाइमस ग्रंथि, जैसे एड्रिनल ग्रंथि। ये किसके उदाहरण है प्यारे छात्रों? तो ये है अंतःस्रावी के। बात है मिक्सो में कौन कौन सी? जैसे अग्नाशय ग्रंथि, जैसे वृषण ग्रंथि, जैसे अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय और वृषण भी दोनों ग्रंथियों में काउंट होते हैं। ठीक है, ग्रंथियां कितने प्रकार की बताई मैंने आपको? 3 प्रकार की। बहिस्रावी ग्रंथियां, क्या बोलेंगे इसको? एक्सोक्राइन, नलिका युक्त होती है, यानी कहने का मतलब इनमें नलियां होती हैं। नलियों का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि भाई इसमें बहुत बहुत लंबी लंबी पाइपें होती होंगी। जैसे पसीना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी त्वचा के अंदर है ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के अंदर छोटी छोटी पाइप सी होती हैं, और उन्हीं के मार्फत क्या निकलता है? पसीना निकलता है। कई बार आपके क्या त्वचा में कील मुहांसे हो जाते हैं, तो आप कील को निकालते हो ना ऐसे, तो उसमें से छोटी सी ऐसी छोटी सी कील सी निकलती है। कील का मतलब हल्की छोटी पाइप। पाइप का लंबा होना को जरूरी नहीं, छोटी सी पाइप होती है वो। लार टपकाते हो आप लोग है तो लार एक तार बन के नीचे टपकती है। ऐसे तो है नहीं कि यहां से छोटी पटदे सी नीचे जाके गिर गई। पानी तो ऐसे गिर जाता होगा, परंतु लार ऐसे नहीं गिरती, क्योंकि लार में क्या होती है? नलिकाएं होती हैं। नलियों का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी पाइप हो, ऐसे में उसको स्पष्ट दिखाई दे, ऐसा जरूरी है नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है? लार भी क्या है? अपने आप में एक ग्रंथि है। और कौन सी ग्रंथि का उदाहरण है? नलिका युक्त का। पसीना भी नलिका का, अश्रु भी नलिका का। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या छोड़ती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। जैसे आपने सुन कर रखा था कि लार में लाइसो एंजाइम पाए जाते हैं। आपने सुन रखा है कि पाचन तंत्र में लार में टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इनमें क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम होते हैं। आंसू में भी लाइसो एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि ये छोड़ती एंजाइम है, अतः क्या है? ये बहिस्रावी होती है। और बहिस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। जैसे मैं कहूंगा आपको आगे पीयूष ग्रंथि पढ़ाऊंगा तो कि यहां से हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन वगैरह, प्रोलैक्टिन वगैरह, नीचे जाएगा, खून के मार्फत जाएगा और निप्पल की नलियों को ओपन करेगा। खून के मार्फत जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहां पाइप के मार्फत आए, नहीं तो पूरे शरीर में पाइप ही पाइप हो जाएंगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नलिका विहीन होती हैं। और ये क्या छोड़ती हैं बच्चों? हार्मोन छोड़ती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि के अगर बाक्से से क्या निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा। पश्च भाग से क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। फिर आपको मालूम है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन छोड़ती हैं। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन छोड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्या छोड़ती हैं? हार्मोन छोड़ते हैं। यानी कभी गलती से आपने कहा है क्या कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन एंजाइम छोड़ती है? नहीं बोला होगा आपने ऐसा वर्ड। आपने ऐसा भी नहीं कहा होगा कि एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन एंजाइम छोड़ती है ना। तो क्या छोड़ती है? ये तो हार्मोन छोड़ती है, इसलिए हार्मोन ही तो बोलेंगे। पर्सन तो बनेगा यहां से। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती है हार्मोन एंजाइम, दोनों दोनों में से कोई नहीं, तो क्या छोड़ेगी? हार्मोन। या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं नलिका युक्त, नलिका विहीन, दोनों दोनों में से कोई नहीं, तो जवाब क्या रहेगा? नलिका विहीन। ठीक है, अब बात आती है कि मिश्रित प्रकार की। ये मिक्सोक्राइन होती हैं। ये नलिका युक्त भी हो सकती है, नलिका विहीन भी हो सकती हैं। ये हार्मोन का स्रावण भी कर सकती हैं, ये एंजाइम का स्रावण भी कर सकती हैं। और उदाहरणों में अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। और आपने अग्नाशय के बारे में तो बहुत बार सुन रखा होगा कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ग्लैंड, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। ये बात आप बहुत भली भांति जानते हो।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या होती है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। अब प्रश्न तो ऐसे बनेगा, बनेगा क्या, राजस्थान पुलिस की भर्ती में प्रश्न आ गया था। प्रश्न क्या आया था कि निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है ए पीयूष, ब थायराइड, स एड्रिनल, द अश्रु। तो जवाब क्या था, अश्रु। ठीक है ना, यानी लार ग्रंथि, असरा ग्रंथि, एवं देन की बात करें पसीना ग्रंथि, ये सारी की सारी क्या होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं। प्रश्न तो यूं भी बनेगा कि निम्न में से मिश्रित प्रकार की ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल, अग्नाशय, वरिषण, अंडाशय। तो जवाब क्या रहेगा आपका, क्या नहीं है, एड्रिनल नहीं है। या निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल या पसीना। जवाब क्या रहेगा, पसीना। तो ये अपने क्या है, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब देखो बच्चों, अपने को अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है, और अंतःस्रावी तंत्र में तो केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि अपने तंत्र का नाम क्या था, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र में किसका अध्ययन करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर के मैं अब आपको किसके बारे में बताऊंगा, पीयूष ग्रंथि के बारे में बताऊंगा प्यारे छात्रों। ये बात है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, वैसे तो देखो यूं है कि आपने लार के बारे में पढ़ लिया, अश्रु के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है ना, वरिषण के बारे में भी होगी, अंडाशय के बारे में होगी, तो ये इनका अध्ययन करना है अपने को। परंतु अग्नाशय के भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक ही तो बची है, और तो सब अध्ययन कर ही लिया आपने, चाहे बहिस्रावी हो चाहे मिश्रित प्रकार की हो, तो फिर अग्नाशय क्यों छोड़े बेचारी ये कैली को, तो अपने उसके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो परंतु अब आगे वाली स्लाइड में अपने क्या पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपने कौन सी है पहली ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि है। तो आगे वाली स्लाइड में अपने पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक मुझे जाने की इजाजत देनी पड़ेगी। धन्यवाद।